अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाज़ेब अहमद। नया दिन के साथ और मेरे साथ हैं महक असलम। नया दिन है, नई सुबह। गुड मॉर्निंग भाई, जितने लोग हमें देख रहे हैं। एक नया अज़्म है और बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं आपके लिए। नई दुआएं हैं, नई तमन्नाएं हैं। स्पेशली वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं या किसी भी मुश्किल से दो चार हैं या फिर चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाए, तो हमारी दुआ यही है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल है तो अल्लाह ताला उसको जल्द आसानी में तब्दील करे। और जैसा कि हम डेली अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी बात करते हैं, वो इसलिए ताकि थ्रू आउट डे आपकी जो है वो सोच में वो अच्छी बात रहे। क्योंकि ज़ाहिर अगर दिन के आगाज़ पे शाज़ेब एक आप अच्छी बात करेंगे तो रात के किसी पहर जब आप सो जाते हैं तो सोने से पहले कहते हैं ना कि सोने से पहले पूरे दिन की एक्टिविटी को याद किया करें, तो सोने से पहले आप हमारा प्रोग्राम याद किया करेंगे सुबह के वक्त महक या शाज़ेब ने अच्छी बात क्या की थी। तो आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में नागवार को गवार करना सीखे। लाइक अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उस पर आप वो रिएक्शन ना दें कि जो कि आपको लगे कि लिमिट से भी आगे है। मतलब ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, किसी का कोई स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, किसी का कोई पहनावा अच्छा नहीं लग रहा, उस पे आपका तर्ज़े तनकीद ऐसा होना चाहिए। महक, आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि बर्दाश्त करना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है। जो अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात को सुने, और अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अगर जैसे कि मुझे किसी की बात ही ना पसंद आती तो उसका एक तरीका होता है करने का ना, कि लाइक आप उसे बड़े प्यार से, पोलाइटली, बड़े तहम्मुल से आप बताते हैं। ये नहीं कि आप सामने वाले पे चढ़ाई कर दें। क्योंकि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या आप किसी को बता रहे होते हैं कि देखिए आपके ड्राइविंग का स्टाइल, आपके पहनावे का, आपके बात करने का, आपके काम करने का, इवन आपके घर में अगर कोई मेड भी है ना तो उसकी भी कभी कभी गलतियां आप इग्नोर कर दें इस अंदाज में कि आप उसको प्यार से समझाएं। इसका मामला बहुत आसान होते हैं। जिंदगी गुजारने का यही एक तरीका है। और ये भी सोचना चाहिए कि आप भी कहीं जगहों पर गलतियां करते होंगे और लोग आपकी गलतियां बर्दाश्त करते हैं, तो फिर आपको भी बाकियों की गलतियां बर्दाश्त करनी चाहिए। दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें काबिल बर्दाश्त जो है वो नहीं होती। वो क्या है? अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले तो ये कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो वाकई महक ने बिल्कुल सही कहा कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूध एक ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूब है, लेकिन हमारे यहाँ दूध में ग़िज़ाइयत हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महक क्या होता है? पानी ज़रूर होता है। पानी ज़रूर होता है। और कराची में इसी दूध की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया, यानी जो पानी मिला दूध है उसमें मनमाना इजाफा है। 5-10 नहीं बल्कि एक अच्छे 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे की सैलरी माहाना 18 या 20 हज़ार होगी वो इतना महंगा दूध कैसे कितना जरूरी है बच्चों के लिए दूध, और खासतौर पर जब 200 रुपए किलो मिलेगा। शाज़ेब, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप बीमार हैं, आपके लिए दूध का इंटेक बड़ा ज़रूरी है। कमिश्नर कराची इस बार भी दूध फरोश माफिया के आगे बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। अब ऐसा क्यों है? क्या कमिश्नर कराची जो है उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो कोई जो है ऐसा एक्शन ले सकें कि भाई ये जो मनमाना इजाफा इसको ख़त्म किया जा सके? कराची वालों ने मुहिम का आगाज़ किया है दूध के बॉयकॉट का। दूध ना खरीदें, अक्ल ठिकाने लगाए। आज हम प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है जब आप दूध नहीं खरीदेंगे तो जो दूध फरोश है उनकी ज़ाहिर प्रोडक्ट वेस्ट जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस को वो नीचे लाने पर मजबूर हो जाएंगे। यही हल बचता है और तो कोई हल नहीं कि प्राइसेस वैसे नीचे नहीं जा रही हैं। इसके साथ साथ अब प्रोग्राम में ये भी जिक्र करें कि लड़ाई झगड़ा, रोक टोक या फिर कुछ और, पाकिस्तान में तलाक की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे होते हैं। जो सेलिब्रिटीज के केसेस है महक, वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस जो मंजर-ए-आम पर नहीं आते या ढके छुपे कह लें, वो तमाम केसेस की तादाद में भी बेहद इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है, ये हम प्रोग्राम में जानेंगे। स्पेशली पंजाब जो है वहाँ पर तो ये जो रेशो है डिवोर्स की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें ये है कि दोनों जो लोग हैं, दोनों तरफ के जो लोग हैं, लड़का है या लड़की है, क्या उनकी अदम बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है? क्या आज़ादी चाहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते? और ज़्यादातर ये होता है पसंद की शादियों में कि आप शादी कर लेते हैं पसंद की, बट उसके बाद 4-5 साल के बाद आप देखते हैं कि जी वो जो नतीजा है वो डिवोर्स पे पहुंचा। इस पर आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा एनईटी के तलबा ने मछली के वेस्ट से माहौल दोस्त बायोडीजल बनाया है। अच्छा जी, ये किस तरह से बना है, ये किस तरह से यूज़ हो सकता है,
फ्यूचर इसका क्या है, कितनी लागत आई है, इस पर आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। बिल्कुल, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमें कोई फायदा पहुंचा सकता है ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होता जा रहा है। इसके साथ आपको ये बताएं कि बड़ा चमकदार, शफाफ और खूबसूरत जर्द हीरा गोल्डन कैनरी दुबई में उसके जो जलवे हैं वो उससे पर्दा हटा दिया गया है। इस हीरे की क्या खासियत है, आगे चलकर इस पर भी तफसीली बात करेंगे। मैं क्योंकि जाहिर सी बात है, स्पेशली खवातीन जो होती है ना, बड़ी इंस्पायर होती हैं। जो आप देखिए, मैंने कल जब ये रिपोर्ट देखी ना तो कितने घंटे मेरे दिमाग में था, यार कितना खूबसूरत है। मतलब आप देखें क्या आपके मियाँ आपसे बातें करते चांद तारे तोड़कर लाने को, ये नहीं कहता हीरा ला कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है आसानी से हीरा मिल जाता है ना। खैर आसानी से नहीं मिलता, वो मैं कौन सी आसानी से हीरा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। तो जनाब इस पे आज हम आपको बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा बड़ी प्यारी क्यूट सी खबर है जी, अम्मी जो हैं वो टॉफियां नहीं देती हैं, कैंडीज नहीं देती हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में 3 साल का बच्चा अपनी माँ के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे। मुझे लग रहा है ये मैं अपने बच्चे के फ्यूचर की कोई खबर पढ़ी हूँ, क्योंकि बाशऊर बच्चा है जो इस बात को समझ रहा है कि मुझे शिकायत करनी है। नहीं तो आपने थाने चले जाना है। बच्चे ने जो है थाने के अमले से माँ की शिकायत करते हुए कहा है कि वो इसे कैंडीज नहीं देती और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, यानी जो बच्चे की अम्मा है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। खातून ऑफिसर ने बच्चे को बड़े प्यार से समझाया और झूठ मूठ उसकी एक जो रिपोर्ट है वो भी दर्ज की है। देखिए किस तरह की, मतलब एक होता है ना बड़ा बता रहा हो कि देखिए ये मसला है, वो बच्चा फौरन ऐसे बता रहा है कि देखिए अम्मा जो है वो मुझे कैंडीज बिल्कुल नहीं देती हैं खाने के लिए। जाहिर सी बात है माँ इसलिए नहीं देती। अब सवाल ये कि इस शिकायत के बाद क्या उसकी अम्मी ने बच्चे को टॉफियां दी या नहीं हाँ, दी? ये हम ये भी बताएंगे आपको। अच्छा जी, वो कंप्लेन उसकी होगी रजिस्टर, उस पर उन्होंने जो सिग्नेचर भी कर दिए उसको बता दिए कि देखो तुम्हारी कंप्लेन हमने रजिस्टर कर दी है। और अब जो बच्चा है वो, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि वो कितना खूबसूरती से इस पुलिस ऑफिसर को बता रहा है कि ये भी आप लिखें रिपोर्ट में, ये भी आप लिखें। पता नहीं टॉफियों के अलावा उसने क्या क्या कहा होगा कि अम्मा क्या क्या चीज़ें जो है वो मुझे नहीं देती। सारी शिकायतें अम्मा के खिलाफ जो है उसने कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा कई रिपोर्ट्स हैं, कई मौज़ूआत हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस मसले पर बात करेंगे वो मसला ऐसा है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। वैसे तो आजकल तमाम ही अशिया जो हैं उसकी कीमतों को पड़ लग गए हैं, मगर दूध जैसी बुनियादी जो ग़ज़ा है उसमें हम देख रहे हैं कि शहरियों की पहुंच से वो दूर होती जा रही है, जो कि हर घर की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ बूढ़े हैं, जहाँ प्रेग्नेंट ख़वातीन, उनका ये दूध इंटेक बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, और जो मुकर्रर करदा कीमतें होती हैं, जो कमिश्नर कराची हों और वो लिस्ट जारी भी कर दी जाए, उसके बावजूद हम देखते हैं कि दुकानदार उसको फॉलो नहीं करते और दूध की कीमत जो उसमें मनमाना इजाफा किया जाता है वो अपनी ही प्राइस सेट कर लेते हैं और लोग मजबूर होते हैं कि ज़ाहिर है आपने अपने घर के आसपास से दूध खरीदना होता है। अब ये देखिए, आप कराची में कमिश्नर कराची जो हैं उन्होंने इसकी जो कीमत मुकर्रर की थी वो 120 रुपये फी लीटर है, ठीक है। और अब ये जो कीमत मुकर्रर की गई थी इसको तो हवा में उड़ा दिया गया और 200 रुपये तक ये कीमत अब पहुंच चुकी है। वो इस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दूध फरोश है उन्होंने मनमाना इजाफा किया है। खिज़र आज़म की पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देन हम इस पर बात करेंगे। सरकार की मुकर्रर करदा कीमत होती है कुछ, मार्केट में मिलता है कुछ। कराची में एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये फी लीटर तक दूध फरोख्त हो रहा है। शहरी और दुकानदार क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध 200 रुपये हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करे। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, खाली बस ऐलान करती है बैठ के कि यार ये हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, मगर दूध वाले अपना रेट खुद तय करते हैं। गवर्नमेंट के बस के काम नहीं है कि उनको कंट्रोल करे या उनको कुछ बोले। 120 रुपये तो कहीं भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा फुकदान लॉ का है, हम लॉ पर अमल नहीं करते और हुकूमत कानून पे अमल करवा नहीं सकती। हालात बहुत बुरे हैं, गरीब आदमी ना दूध ले सकता है ना राशन ले सकता है। 1200-1400 रुपया मन तो भूसा हो गया है जो 300 रुपये मिलता है। गंदम 2000 वाली वो 4000 में हो गई है, सारी चीज़ महंगी हो गई है। अगर ये दूध वालों ने कोई 20 रुपया बढ़ाया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी मौजूद दुनिया में जो ज़रूरी ग़िज़ाइयत की चीज़ें होती हैं ना, वो सरकार फराहम करती है। सरकार प्राइवेट सब माफिया को ख़त्म कर दे, मुख्तार कार अपनी निगरानी में आए, राशन कार्ड की तरह दुकानों में 110 का दूध सप्लाई करे, 120 में ना बिके तो बोलना पूरे माशरे की जिम्मेदारी में ले लो। खरीदार हों या दुकानदार, सबका यही कहना है कि कीमतों में इजाफा सिर्फ और सिर्फ इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची।
अच्छा जी, बड़े कराची वाले परेशान है। सबका सवाल है कि भाई ये जो दूध की कीमतें जिनमें मनमाना इजाफा हो गया है ये क्यों हो रहा है। अब इसी पर बात करने के लिए डेयरी एक्सपर्ट शौकत मुख्तार साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इजाफा? मतलब मैंने वो सवाल किया कि आवाम अगर यहाँ पे होती है कहते शौकत साहब बताएं क्यों कर रहे हैं इजाफा, तो बता दें। आपका बहुत शुक्रिया, समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। असल दूध की बढ़ती कीमत अपनी जगह पर एक अहम मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन असल जो अहम इशू है जिस जानिब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो फार्मर का कंसर्न है वो सबसे अहम चीज़ जानवरों की खुराक है, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी है, और उसके बाद जानवरों की अवेलेबिलिटी है खुद। चूँकि आपको पता है कि वैसे तो गुज़िश्ता 3 सालों से ठीक है जो कराची की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो कोरोना का इशू था तो 2 साल तक ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, ठीक है, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर आगे लिम्पी डिज़ीज़, जिसका नाम लेने से भी हमें डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसके नुकसानात हुए। कराची से वो शुरू हुई और पूरे मुल्क में फैल गई, तो कराची में उसके असरात बहुत ज़्यादा हुए। यहाँ हज़ारों जानवर उससे मुतासिर हुए, मर गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर इसने अटैक किया पंजाब पर। पंजाब में हज़ारों जानवर ख़त्म हो गए, तो उससे फार्मर का इकनॉमिकली नुकसान हुआ, दूध की कमी हो गई और पूरी इंडस्ट्री। उसके बाद अब ये तीसरा समझ लें कि ये अटैक है इस इंडस्ट्री पे, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इस वक्त एक बहरानी कैफियत है। मतलब ये आप देख लें कि जब सैलाब आया तो सैलाब के वक्त ये जानवर कहाँ गए, जानवरों की खुराक कहाँ गई। मतलब सबसे ज़्यादा सेक्टर जो मुतासिर हुआ है वो ज़राअत का अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लाइफस्टॉक का सेक्टर वो इससे मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब। इस बात में कोई शक नहीं है कि लाइफस्टॉक वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाब के बाद, लेकिन ये दूध की कीमतों का बढ़ने का जो सिलसिला है ये सैलाब के बाद से तो नहीं हुआ। ये तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि हर 1-2 माह बाद हम देखते हैं कि उसमें कभी 10 रुपये इजाफा कर दिया, 15 रुपये, कभी 20 रुपये। तो ये वजूहात, इसका मतलब है कुछ और हैं, ये वजूहात ये नहीं है और दुकानदार मनमाना इजाफा करते हैं, या क्या कोई और वजूहात भी हैं? उसमें ऐसा है कि मार्केट फोर्सेस ये कीमत जो है वो मतलब इसको तय करती हैं। जैसे कि खुराक की कीमतें हैं जानवर की, ये मुसलसल 2-3 साल से, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये प्रेशर में थी इंडस्ट्री, यानी जानवरों का ना होना, खुराक मुसलसल कम हो रही थी। मतलब कम होते होते अब सूरत हाल ये है कि अब खुराक आ नहीं रही। अच्छा। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 10 लाख जानवर हैं। सही है। जो पूरे समझ लें कि विद इन द सिटी हैं, और यही समझ लें कि सबसे बड़ी एक हमारी सप्लाई लाइन है, यानी कराची के शहर को दूध और गोश्त की सबसे बड़ी ये मेन सप्लाई लाइन कह सकते हैं, इसको मेन हब कह सकते हैं। यानी कि बाहर 55 लाख लीटर्स पर डे को मजाक नहीं है। मुख्तार साहब, आप जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन जब कमिश्नर कराची कह देते हैं कि 120, तो क्या कमिश्नर कराची चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते जो वो 120 एम मुकर्रर कर देते हैं? उसमें ऐसा है कि हमें कमिश्नर कराची साहब का एहतराम है, बस कौन सा एहतराम है कि 120 वो कह रहे हैं और आप 200 कर देते हैं? उसकी वजह सुन कि पिछले 4 सालों में इन्होंने रेट ही तय नहीं किया था। अच्छा। 2018, 19, 20, 21, 17 से मुसलसल 4 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। ये 4 साल बाद इस साल दिसंबर में आया जो 120 आप कह रही हैं। 4 साल तक गवर्नमेंट ने रेट ही नहीं तय किया। अब मसला ये है कि रेट आप तय करेंगे जो मार्केट हकायक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जब आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर कैसे वो नहीं, तो ये आपने क्या उनसे बात नहीं की? आपका ये मौक़िफ़ उन तक पहुंचा नहीं है? आप लोगों की तो मीटिंग्स होती हैं, आप लोग तो एक टेबल पे होते हैं। बिल्कुल, हमारी उनसे बातें होती रहती हैं। तो ये बातें कौन सी होती हैं? फ्लड से पहले भी मैंने उनको कॉस्टिंग भेजी थी एक। अच्छा। लेकिन ये है कि वो कॉस्टिंग चली जाती है, वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जो हकायक है, हम ये हमेशा जो हमारा मुतालबा रहा डेयरी फार्मर का कराची से, वो ये रहा है कि आप जस्टिफाइड कीमत तय कर दें। अच्छा। मतलब जो भी मार्केट
मार्केट सर्वे करने के बाद आप जस्टिफाइड कीमत तय करें तो उस पर बिकेगा। दुकानदारों को तो कंट्रोल करना जरूरी है ना, अगर हर कोई अपने हिसाब से अपनी कीमत लगा लेगा दूध की, तो फिर तो अगर आप उनके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं है तो फिर तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। हाँ, उसमें ऐसा है कि इस वक्त जो मौजूदा कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो मुकम्मल तौर पर समझ लें कि एक डिज़ास्टर है, जैसे सैलाब की वजह से है। अब देखें ना कि इस वक्त खुराक नहीं आ रही। एक दो चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसमें जैसे भूसा है, जिसे वीट स्ट्रॉ कहते हैं, गंदम की कटाई के बाद वो अवेलेबल हो, ये जानवर की बुनियादी खुराक है, लार्ज एनिमल की बेसिक डाइट है, जैसे हम इंसान रोटी खाते हैं। ये बात आपकी समझ आ रही है। अब वो नहीं, मैं वो आपके तवज्जुह से वो हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त आ नहीं रही, वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी है। टेबल पे बैठ के हुकाम बाला को ये बता चुके हैं। मुझे ये बताएं, मेरा सिर्फ सवाल आपसे इतना है कि जैसे मैंने कहा जी 200 रुपए कराची में दूध बिक रहा है, लेकिन मेरी जो गली के कॉर्नर पे दूध वाला है वो इसको 220 दे रहा है, 230 दे रहा है, उसको कौन रोकेगा? देखें जी, उसको तो गवर्नमेंट का काम है रोकना। नहीं तो आपका क्या काम है? उसमें ये है कि देखें, जो एक कीमत तय हो जाती है उस पर बिकना चाहिए, लेकिन जब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पैदावार नहीं है, जो दूध की पैदावार है वो 55 लाख लीटर पर डे है। इसका हल क्या है कि अगर 200 रुपए आपने बढ़ा दी लेकिन 220 गली के कोने का दूध वाला दे रहा है, तो इसका हल क्या है? ये है कि हल इसका फिलहाल कोई नहीं है। नहीं तो यानी अवाम पिसते रहे? नहीं, अवाम नहीं पिसते रहे, फार्मर पिस रहा है। इसमें तो अवाम पिस रही है ना, क्योंकि घर की जरूरत है दूध खरीदना। पहले फार्मर पिस रहा है, उसके बाद अवाम। उसकी वजह है कि फार्मर पिस इस तरह रहा है कि उसे चीज़ ही नहीं मिल रही, उसके जानवर ही खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद होगी पूरी इंडस्ट्री। सारी परेशानियों का और सारे मसाइल का जो बोझ है वो हम देखते हैं कि अवाम पर डाला जाता है, क्योंकि कीमतें बढ़ा दी जाती है तो अवाम पर ही बोझ आता है। कीमत बढ़ाना भी इसका हल नहीं है। क्या हल है इसका? हल नहीं है। कीमत कब तक आप बढ़ाते रहेंगे? लेकिन मसला ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू है। जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू है। 10 लाख जानवर को मजाक नहीं है, 6-7 हज़ार फार्मर हैं, लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। अगर ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कीमतें कहाँ तक आप बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप प्राइम मिनिस्टर लाइवस्टॉक टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं जी, उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उसमें मैंने उनसे ये पिछली दफ़ा भी कहा था कि आप इसको ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे एक दफ़ा ले जाइए। उसकी वजह यह है कि इनपुट्स आपने आज़ाद छोड़े हुए हैं। ये बेसिक नुक्ता है समझने का। जब आप कहते हैं कि ये कीमत तय हो गई, इस पे बिकता क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि कीमत तो तय हो गई आउटपुट की जी। जो आप चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो कीमत नहीं तय हुई। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी टास्क फोर्स है, तो आपने ये बातें तमाम मुतालबात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे? हमने रखे वहाँ। हमने कहा कि इनपुट्स की कीमतें जब आज़ाद हैं तो आप आउटपुट की कीमत को कैसे पाबंद कर सकते हैं। वहाँ कंसेंसस है। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंसेंसस है कि ठीक है, अगर इनपुट्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो आउटपुट को कैसे कंट्रोल करेंगे। इनपुट्स की कीमत आप मिसाल के तौर पे आप भैंस की कीमत तय कर दें, इतने की होगी। आप खुराक की कीमत तय कर दें, ये इतने की होगी। आप बिजली पानी के बिल तय कर दें, ये इतने के। फिर तो कोई एक जस्टिफाइड बात है कि आप दूध की कीमत तय कर दें, ये इतने में बिकेगी। जब भैंस की कीमत आज़ाद, जब खुराक की कीमत आज़ाद, बिजली की कीमत तो आप ही कह रहे हैं कि इन शॉर्ट की कोई लगाम डालने वाले, मुझे जल्दी से ये बता दें शौकत साहब। नहीं, उसमें एक और चीज़ मैंने जो वहाँ मीटिंग में ये रखी है, मैंने वहाँ रिकमेंडेशन में ये बात लिखी है। अच्छा, आप देखें, हमारा ज़रूरी मुल्क है। अब हम खुराक इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जानवरों की खुराक भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। ज़रूरी मुल्क, दुनिया में चौथे नंबर पे दूध पैदा करने वाला मुल्क, मुकम्मल तौर पे ज़रूरी मुल्क, और जानवरों की खुराक बाहर से आ रही है। क्यों बाहर से आ रही है? उसकी वजह यह है कि आप अपनी लोकल जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोकल आप भूसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने ये पॉइंट भी उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप अगर इस इंडस्ट्री की सर्वाइवल चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर भूसे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं, मकई की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं, और वीट ब्रांड चोकर की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं। सर्वाइवल के साथ ही आवाम का सर्वाइवल भी है अगर ये कीमतें कंट्रोल होंगी। यानी कि अगले 2 माह में आप ये कह रहे हैं कि कीमतें 240, 250 तक भी जा सकती हैं। उसमें ऐसा है कि ये मार्च 2023 इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अभी 5 महीने बाकी हैं। ठीक है। इस वक्त जो बुनियादी खुराक भूसा है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। सिंध के अंदर वो नहीं आ रहा, उसकी कीमत भी आसमान पे चली गई है। यानी कि जो नॉर्मल उसकी कीमत 600 रुपया होती थी वो 1200-1300 रुपये में बिल्कुल लो क्वालिटी का आ रहा है, जिससे जानवर भी बीमार हो रहे हैं और
दूध की प्रोडक्शन और कम हो रही है। ज़ाहिर है एक चीज़ जली हुई या ख़राब चीज़ जो जानवर खाएगा तो उसके असरात आएंगे। तो मार्च तक नई फसल लगेगी गंदम की। ठीक है। अब इस वक्त सूरत-ए-हाल जो सिंध के अंदर है, ये हकायक है, मतलब हमें समझने चाहिए। अवाम तक मैं आपका मशकूर हूँ कि आपके ज़रिए अवाम तक ये बातें पहुँचती हैं कि उनको भी पता चले कि असल हकायक। नहीं, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आप आए और आपने खासतौर पर तमाम जो मसाइल हैं हम ये चाहते हैं कि इन मसाइल का हल निकाला जाए और गवर्नमेंट खासतौर पर इस पर सोचे, क्योंकि ये सारा बोझ अल्टीमेटली आवाम पर आ रहा है। और अगर ये कीमतें जैसे कि बता रहे हैं कि मार्च अभी 5 माह और लग सकते हैं, तो ये तो कीमतें पर आसमान पर पहुंच जाएंगी, 250 तक चली जाएंगी। शौकत साहब बेहद शुक्रिया। एक तो सेकंड अगेन वही कि जो बंदा 18,000 महीने का कमा रहा है वो इतना महंगा दूध कैसे अफोर्ड कर सकता है, और अगर इसकी कीमतें मजीद बढ़ जाती तो फिर आप तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को पानी पिलाने पर मजबूर है। दूध का इंटेक या तो आपका बच्चा या आपके घर में अगर आपकी बीमार माँ है तो वो तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना। तो हमारा ये टॉपिक करने का मकसद ये कि हुकाम बाला हमें जो सुन रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पे तवज्जो दें ताकि एटलीस्ट इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि अगर हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ रहे हैं दूध पैदा करने वाले ममालिक में तो एटलीस्ट हमारे अपने लोगों के लिए कुछ सहूलियात हों। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शफाफ जर्द हीरे की दुबई में नकाब कुशाई कर दी गई है। दिसंबर में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। इतना माशाल्लाह से प्यारा कौन खरीदेगा, मैं तो अभी से सोचना शुरू हो गया। और क्या कोई अपनी बेगम के लिए खरीदेगा या एमी शौकिया खरीद लेगा? तो जरा आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ा, चमकदार, शफाफ और खूबसूरत, ये है जर्द हीरा गोल्डन कैनरी। दुबई में इसके जलवों से पर्दा हटाया गया। ये दुनिया के बड़े तरीन हीरों में शुमार होता है। गोल्डन कैनरी का वजन 303.10 गिरात है। गोल्डन कैनरी की नीलामी 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क के सूदबाय ऑक्शन में होगी। उम्मीद की जा रही है कि गोल्डन कैनरी $15 मिलियन समेटने में कामयाब हो जाएगा। और अब आपको बताएं कराची के नौजवानों का कारनामा। वो कारनामा ये है कि मछली के कचरे से माहौल दोस्त बायोडीजल बना लिया गया। इसकी तफसील आपको बताएंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नया दिन और आज हम ये जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि हम आए रोज़ देख रहे होते हैं मुसलसल टैलेंट हमारा उभर कर सामने आ रहा होता है और पाकिस्तान की कामयाबियां भी सामने आती हैं। और जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं महंगे पेट्रोल की तो उसका सस्ता हल निकालना बहुत ज़रूरी था और ये हल निकाला है फैसलाबाद के एक नौजवान ने। वो हल ये निकाला है कि ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर ली है जो सिर्फ 30 रुपये में चार्ज होकर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में 25 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। महक, और आप देखें कि अगर आपने 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना तो उसके लिए जो पेट्रोल आप डलवाते हैं वो कितना महंगा होता है ना। मतलब पेट्रोल तो वैसे इतना महंगा हो गया। अब ये जो अहमद शहजाद ने काम किया है, पहले आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिदा ने रिपोर्ट तैयार की, तो जरा रिपोर्ट देखिए फिर इस पर हम बात करते हैं। कहते हैं जरूरत ऐजाद की माँ है, ये सच कर दिखाया फैसलाबाद के हुनरमंद नौजवान ने। एक ऐसी बाइक तैयार करके जो चले बिना पेट्रोल के। तो आइए देखते हैं वो शाहकार। मेरा नाम अहमद शहजाद है, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मुझे ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के काम का बहुत शौक़ था। बचपन में खिलौनों के साथ खोलना, उनकी मोटरें वगैरह खोलनी, उनके सेल वगैरह लगा के उनको चेक करना। मेरे दोस्त भी हैं, उनकी मैंने वर्कशॉप में, वो कह रहे थे आपको अगर शौक़ है ये काम करने का मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का तो आप हमारी वर्कशॉप में आ जाएँ। तो मैंने वहाँ जाके काम सीखा। मुझे आइडिया आया, मैंने इंटरनेट से देखा यूट्यूब पे बाइक्स वगैरह के वीडियोज़, तो वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली। तो मैंने कहा चले मैं कोई एक सस्ती सी बाइक बनाऊँ अपने लिए, इलेक्ट्रिक बाइक। कितने वक्त में आपने ये बाइक जो है वो तैयार की है? इसको तकरीबन बनाने में मुझे तो 1 माह लग गया। इसका जो फ्रेम है वो तो मेरे पास घर ही इसका पार्ट्स पड़े हुए थे, उन्हीं को मैंने इस्तेमाल कर लिया। और बाकी जो इसकी मोटर वगैरह है वो तो मुझे परचेज़ करनी पड़ी थी बाज़ार से। इसको मैंने चेन ड्राइव बनाया है और इसमें तकरीबन 1500 वाट की मैंने DC मोटर लगाई है। और इसकी जो बैटरी है वो मैंने 24 वोल्ट की लगाई है, 12 वोल्ट की 2 लगाई हैं, 30 एम्पेयर की बैटरी भी लगाई हैं। और इसको कंट्रोलर भी मैंने 1500 वाट का 24 वोल्ट का लगाया है। कितनी कॉस्ट आई आपको ये बाइक बनाने में? तकरीबन 50 से 55,000 आई है। और ये एक दफ़ा चार्ज होने पर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चलती है ये। और चार्ज करने में तकरीबन 0.6 यूनिट लगता है। तकरीबन आप 30 to 35 रुपीज़ लगा लें 1 चार्ज करने के। पेट्रोल जो महंगा है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैंने ये बनाई है।
क्योंकि इसका जो पर किलोमीटर का जो इसका पड़ रहा है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 रुपये 1 किलोमीटर का इसका खर्चा पड़ रहा है अगर 30 रुपये पर चार्ज का लगाएं। और इसको सोलर पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि चार्जिंग के लिए सोलर यूज़ हो सकता है। और इसकी रिवर्स चार्जिंग के लिए इसके साथ डायनेमो भी लगाई जा सकती है कि चलने के साथ साथ ये चार्ज भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से मुझे सपोर्ट मिले, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ और इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाऊँ मैं। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब इसी पर बात करने के लिए अहमद शहजाद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अहमद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। किस तरह से ख्याल आया इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक आपने बनानी है? जी, मेरे पास घर में ही कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मेरे पास स्किल्स भी हैं तो मैं अपने स्किल्स को यूज़ करूँ। तो इसका जो फ्रेम वगैरह था उसके पार्ट्स जो यानी कि पाइप वगैरह जो चीज़ें थी वो मेरे पास घर पड़ा हुआ था। मैंने कहा क्यों ना इन स्किल्स को यूज़ करूं मैं। तो मैंने उधर से ही सामान उठाया, तो मैंने कहा साथ दुकान भी है तो चले मैं क्यों ना ये एक एक्सपेरिमेंट करूं। तो फिर मैंने वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके तो वो उसका फ्रेम डिज़ाइन किया कंप्यूटर पे, क्योंकि ग्राफिक्स का भी मैं जानता था। तो मुझे ये था कि मैं ग्राफिक्स का अपना स्किल भी यूज़ करूँ। तो मैंने उसके सारे साइजेस लेके उसको बना के सारा खुद उसको डिज़ाइन किया। अच्छा अहमद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उससे मुख्तलिफ पार्ट्स का आपने इस्तेमाल किया है, आप ऑलरेडी ये काम करते भी हैं या ये सब पार्ट्स आपने ढूंढे, इस पर रिसर्च की, फिर इसको समझा कि किस तरीके से ये बनाई जाए? जी सर, मैंने इसके जो पार्ट्स मेरे पास थे, बाकी इसका मुझे काम आता भी था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। अच्छा। तो मुझे बस यही आइडिया आया कि चले मैं इनको अपने स्किल्स को यूज़ करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। अच्छा। तो इसी तरह मैंने फिर ये सोचा और इसका डिज़ाइन बन गया। सही, ठीक। अच्छा अहमद, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह से बाइक्स बनाती है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, और बहुत सारे यूनिक काम होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक रक्षा भी देखा, इलेक्ट्रिक बाइक भी देखी, इलेक्ट्रिक कार भी देखी, लेकिन वो उस तरीके से उसका रिस्पांस नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। लाइक एक बाइक आ गई, प्रोडक्शन लेवल तक वो जाते नहीं हैं। मास प्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो हम देखते हैं कि वो नहीं होती। क्या वजह इसकी? जी बेसिकली देखा जाए ना, जो पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। अच्छा। ये बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे है ना, अभी ये इतनी इम्प्रूवमेंट इनमें नहीं आई है। तो बाकी जो एक तो हुकूमत की तरफ से सपोर्ट भी नहीं होती, बेसिकली ये जो है ये काम है। बाकी इधर इतना अभी ये इतनी मशहूर नहीं हुई इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह। जो टाइम गुजरेगा ये ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इनकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी में अवेलेबल होंगी, तो फिर ये काम आगे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ना अहमद शहजाद थोड़ा सा बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइएगा कि ये चार्ज किस तरीके से होती है, कितना टाइम लेती है, चार्जिंग प्रोसीजर्स का क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। क्या इक्विपमेंट आपने इसमें इस्तेमाल किया है? जी, चार्जिंग के लिए इसके मैंने साथ चार्जर लगाया है। 24 वोल्ट की इसकी बैटरी है। 30 एम्पेयर की बैटरी है इसकी। इसको चार्ज होने में एक दफ़ा चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, और इसको तकरीबन चार्ज होने में 30 to 35 रुपीज़ लगते हैं एक दफ़ा चार्ज होने में, और ये 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है इसकी। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि एक बाइक की क्या कीमत है, कितनी कीमत में ये एक बाइक तैयार हुई है? ये बाइक जो है तकरीबन 50 से 55,000 में तैयार हुई है। वो इसमें मैंने लॉसेस भी शामिल किए हैं, जो मेरे यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो लॉसेस भी होते हैं आप जानते ही हैं, तो उसको मैंने इस तरह यूज़ किया, यानी कि इससे कम पैसों में भी ये बन सकती है अगर इसको चाहा जाए। अच्छा, लेकिन अहमद अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इसमें इन्वेस्ट कर देता है, इसको हम इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश करते हैं और मैस प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये जो आपने बाइक तैयार की, जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये मार्केट में किस रेट पर अवेलेबल हो सकती है, जो कि पॉसिबिलिटी है? जी मार्केट में ये तकरीबन 60 to 70,000 रुपीज़ में ये अवेलेबल हो सकती है। तो बाकी जो है अगर कोई यानी कि इसका करना चाहे तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है दोबारा। इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से, ये तो बिल्कुल एक बेसिक प्रोटोटाइप है,
बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सकती है। अच्छा, सही है, ठीक है अहमद, बेहद शुक्रिया, अब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर लक। आप अगर इसको एक बड़े लेवल पर इसकी प्रोडक्शन का सोच रहे हैं, वही बात है कि साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। फैसलाबाद की एक नौजवान की कहानी थी जो हमने आपके सामने रखी। कराची के नौजवान क्या कह रहे हैं, कितना आगे हैं, क्या कुछ नया बना रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेनी है हमें एक ब्रेक। सो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले महक ने जिक्र किया था कि कराची के नौजवानों से भी आपकी मुलाकात करानी है। कराची की एनडी यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने मछली के कचरे और फेंक दिए जाने वाले अंदरूनी अज्जा से माहौल दोस्त बायोडीजल तैयार कर लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बायोडीजल से फजाई आलूदगी के साथ साथ समंदरी आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। महक, इसके अलावा इसके मजीद क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, ये कैसे तैयार किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिसर्च टीम में जो शामिल थे तालिब इल्म तलहा अहमद, हुज़ैफ़ा इफ्तिखार और माहौलियाती इंजीनियरिंग के सरबराह एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे माहौलियाती इंजीनियरिंग के डॉक्टर महमूद अली। तो सबसे पहले जो है हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं तलहा और हुज़ैफ़ा, आप लोगों से मैं चाहूँगी मैं बात करूँ क्योंकि आप लोग रिसर्च टीम में शामिल थे, तो मुझे बताएं ये हुज़ैफ़ा ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और ये क्या प्रोसेस था? लाइक मछली का वेस्ट हमारे कराची में तो बहुत ज़्यादा होता है, ये क्या है, लाइक किस तरह बना ये? एक्चुअली ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। अगर पाकिस्तान की जोग्राफ़ी देखी जाए तो उसमें हमारे पास जो फ़िश की प्रोडक्शन है वो अराउंड 10 लाख फ़िश हमारे पास कैच की जाती हैं एनुअली। तो उसमें से हमारे पास ये आइडिया हमें ऐसे आया था कि जो इसमें से अराउंड 35% 40% हमारे पास वेस्ट होता है। तो वेस्ट को हम लोग कैसे ऐसा यूज़ करें कि हमारे पास हम लोग ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर हमने ये सोचा कि हम इसको बायोडीज़ल बना के प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन व्हीकल्स। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपसे ही बात करेंगे तला, लेकिन हमें जैसे कि ज्वाइन किया है डॉक्टर महमूद अली साहब ने भी, उनसे भी हम बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। सर ज़रा बताइएगा, जिस तरीके से ये तालिब इल्म हमें बता भी रहे हैं, ये बायोडीज़ल जो तैयार किया गया है ये कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है ख़ासतौर पर हमारी व्हीकल्स को, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और साथ में क्या ये कॉस्टली होगा या इसमें हम अपनी कीमत भी बचा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश। हाँ, आप मुझे बताएं, जिस तरह से मतलब शाहजेब पूछ रहे हैं कि ये क्या कीमत भी बचा सकता है, ये व्हीकल में किस तरह से यूज़ हो सकता है, तो क्या इसका प्रोसेस है? दरअसल हम लोग जब फ़िश वेस्ट से बायोडीज़ल बना लिया तो इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक 10 से 20% हम लोग डीजल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसे ब्लेंड करके। ठीक है। और इसकी जो इमिशंस होते हैं, कार्बन इमिशंस, वो हमारे नॉर्मल डीजल से बहुत कम होते हैं। जी, ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। जी, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो आपके नॉर्मल व्हीकल्स इमिट करती हैं वो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है। डीजल व्हीकल से वैसे ही बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा बचेगा। जी, ये इसकी कॉस्ट अराउंड 10 से 12% कम है अभी करंट। जी, अच्छा ठीक है, तो ये इन फ्यूचर अगर मैं इसकी बात करूँ कि फ्यूचर में हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है, या अगर हम इसको देख रहे हैं कि लोगों के इस्तेमाल के लिए किस तरह से मार्केट में आप लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या किस तरह से लोग इसको ख़रीद सकते हैं, किस तरह से अपनी व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं? देखें, फ्यूचर के लिए अगर हम लोग देखें तो एनवायरमेंटल साइड, दुनिया एनवायरमेंटल साइड की जा रही है कि एनवायरमेंट बेटर करना है, इसको कुछ ग्रीन हाउस की गैसेस कम करनी है। तो अगर हम लोग बायोडीजल इस्तेमाल करेंगे इससे कमी आ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा, इमिशंस का जो सांस की तकलीफ वगैरह हो जाती है आपके एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से वो कम हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर हम ज़रूरत की बात करते हैं हुज़ैफ़ा, तो मुझे ये बताएं कि ख़ासतौर पर कराची की अगर हम सिर्फ बात करें तो यहाँ पर जितनी ज़रूरत है डीज़ल की, क्या ये फुजले से बनने वाला बायोडीज़ल वो ज़रूरत पूरी कर सकता है? क्योंकि अभी हम एक बहरान से गुजर रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शंस हैं कि हम सस्ता पेट्रोल बना लें या सस्ता डीज़ल बना लें। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं, ये जो बहरान है, इसको भी कम किया जा सकता है इसके थ्रू? जी बिल्कुल, हमने रिसेंट ईयर्स में जो हमने स्टडी किया है उसमें हमने ये देखा है कि अराउंड हमारे पास 17.3 बिलियन अराउंड हमारे पास $बिलियन की डीजल इंपोर्ट होता है। तो इसमें हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि 10% ऑफ दी जो हमने अपनी हमारी कैलकुलेशंस की हैं स्मॉल स्पेस, उसके ऊपर ये है
कि 10% विच इज़ अराउंड $1.7 बिलियन हम लोग इसमें से बचा सकते हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी उसमें से हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब प्लीज़ बताएगा, जिस तरह से हम स्टूडेंट से भी पूछ चुके हैं, रिसर्च टीम का हिस्सा थे, ये कितना माहौल दोस्त जो है ये काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में शायद इसकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं हमारी फ़ज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा है, वो चाहे कराची है या फिर वो लाहौर है, तो इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी हाँ, इसका फ्यूचर जो है बहुत प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि हमें जो है ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा, जिसमें ये फ्यूल जो है हमारा ये ग्रीन फ्यूल्स हैं। ये बेसिकली ग्रीन फ्यूल, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने की एक कोशिश होती है हमारी। इसके हवाले से हमने हमारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च की है और हमने इसमें बायोडीजल का जो है 10 लीटर बायोडीजल प्रोडक्शन यूनिट भी जो है खुद डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया है। और इस हवाले से मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि वो ये हमारे वाइस चांसलर साहब का भी विजन था कि वो हम जो है इसमें इसको लैब स्केल से लेके बैच स्केल से इसको पायलट प्लांट और आगे कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएं। तो हम इन्वेस्टर्स को भी और उनको वेलकम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, और कि हम उनको टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। अच्छा सर, अब आपका एक जी हाँ, आपने अभी बताया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली के हवाले से शुरू में जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसकी लागत के बारे में, तो हम इसे शमसी तवानाई से भी इस मशीन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर से भी इसकी जो है वर्किंग करें और इसकी कॉस्ट और लागत को कम करें। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ने वर्क किया है तो ये तकरीबन 220 और 225 रुपीस पर लीटर जो है हमारी कॉस्ट इसमें आई है। और इसका फ्यूचर बहुत प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि अगर हमें देखिए एनवायरनमेंट हमारी बेहतर होगी तो हमारा जो है बीमारियां कम होंगी। सिमिलरली हमारे जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो आलूदगी की वजह से ये स्मोक का प्रॉब्लम आया था हमारे पास, इसी तरह हमारे पास जो है ये जो दमे की बीमारियां हैं और मुख्तलिफ अमराज हैं जो हमारे जो लंग्स के में हो जाते हैं, इसमें काफ़ी कमी वाक़ई होगी। फ़ज़ाई आलूदगी से कम की जा सकती है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से वो बता रहे हैं कमर्शलाइजेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ओवरऑल भी हमारी जो ये परेशानी है ख़ास तौर पर डीजल को लेके, पेट्रोलियम को लेके, ये भी हल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर महमूद अली हमारे साथ मौजूद है, ज़ैफ़ तला अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि विफाकी पुलिस ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। जी आदिल, बताएगा डिटेल्स। जी देखिए, सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज जमीर की वालिदा की अबूरी जमानत जो है वो एडिशनल सेशन जज की अदालत से खारिज हुई है और तफ्तीशी टीम जो है वो रिकॉर्ड के हमरा पेश हुई है अदालत में। और समीना शाह की अबूरी जमानत खारिज होने पर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मरकजी मुलजिम जो है सारा नाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर, उनकी वालिदा समीना शाह को हिरासत में ले लिया गया है। इससे कबल जो है समीना शाह अदालत की जानब से अबूरी जमानत पर थी और आज उनकी अबूरी जमानत जो है वो खारिज हुई है, जिसकी बिना पर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें इस्लामाबाद की मकामी अदालत से गिरफ्तार करके और मकामी थाने जो है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है आदिल, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और बड़ा अहम टॉपिक है जो प्रोग्राम में शामिल करना है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक पाकीज़ा और हलाल रिश्ता है। ये घंटों या दिनों का सफ़र नहीं है, बल्कि कोई ऐसा नापुख्ता फ़ैसला है कि अगर पसंद नहीं तो उसे दुकान से एक चीज़ की तरह वापस कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। इस्लाम एक वाज़े तर्ज ज़िंदगी का तरीका भी बताता है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे को नापसंद करते हों तो वो शरीयत के मुताबिक अलग हो सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। एग्जैक्टली और जब आज की हम बात करते हैं तो आज की सोसाइटी में डिवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। लाइक मामूली बातों पर हम ये देखते हैं कि घर टूट जाते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी सोसाइटी में ये जो डिवोर्स रेशो है ये इतना क्यों बढ़ गया है? क्या लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, या फिर हम ये कहें कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, या फिर ये कहते हैं कि ओके ठीक है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ इसमें किसी लड़के के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ख़वातीन, अगर स्पेसिफिकली मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर खुला के लिए लड़कियाँ जो हैं उनकी रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर। अगर मैं मर्दों के हवाले से बात हूँ तो लड़कियाँ ज़्यादा जो हैं वो फैमिली कोर्ट से
से रुजू करती हैं कि उन्हें खुला चाहिए। अब इसकी क्या वजह है, इस पर जितनी हम बात करेंगे उतनी कम है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सोशल मीडिया हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी ने अपने डिवोर्स की अगर कोई तस्वीर लगाई होती है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है, हम वैसे ही सोशल मीडिया को देख के बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हम जो हैं उनको एक ट्रेंड सेटर मानते हैं। तो क्या ये खुदा न खास्ता हमारी सोसाइटी में कोई ट्रेंड सेट होने जा रहा है? मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये हमारी सोसाइटी की बड़ी तल्ख हकीकत बनती जा रही है कि जो डिवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और स्पेशली अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है जो कि फैमिली कोर्ट से रुजू करती हैं खुला के लिए। इसकी मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। एक इंतहाई दुखता तकलीफ दे मौजू हमारे माशरे को बिखरने का सबब बनते हुए मौजू को समाज ने चूज़ किया। अल्लाह की इंतहाई बरगुज़ीदा मखलूक, इबादत गुजार अज़ाज़ील से इब्लीस और आम ज़बान में शैतान के नाम से पुकारा गया। वो क्यों वो अज़ाज़ील से इब्लीस और शैतान बन गया? क्योंकि उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ, मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं अना गुरूर तकब्बुर घुमंड उसको वहां तक ले गया जहाँ पे वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। फिर उस इब्लीस ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते मियाँ और बीवी आदम और हव्वा को बरकरार शुरू किया, और फिर वो उसका शिकार हो गए। अब आप यही सारा कुछ अपने मियाँ बीवी के अपने माहौल के अंदर उतार लीजिए। इस्लाम बड़ा वाज़ेह है, वो जब रिश्तों की बात करता है, खास तौर से मियाँ और बीवी की, वो अदन की बात नहीं करता, वो गिव एंड टेक की बात नहीं करता, वो एहसान की बात करता है। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को अपने आप को नफी करके अपने से ज्यादा किसी की कदर करेंगे, कुर्बानी देंगे, रिश्ता बनेगा। गिव एंड टेक पे रिश्ता नहीं बनेगा। आजकल की जो हमारी तरबियत है वो गिव एंड टेक के ऊपर कायम है। आपने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बाय बाय। अच्छा इमरान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल बदलती जा रही है, मुसलसल हम ये एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहले आपकी जितनी प्राइवेट लाइफ होती थी अब वो पब्लिक होती जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। आप अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। क्या ये नौजवान इंस्पायर होते हैं, या जो भी रिश्ता इज़्दिवाज उससे मुंसलिक होते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं मुख्तलिफ लोगों से और उसके बाद ऐसे फैसले कर लेते हैं? लेकिन क्या वजूहत हैं, आप समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सोशल मीडिया का डाइवोर्स के बढ़ने में? खुद नुमाई तारीफ ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है, और जब ये एतदाल से बढ़ जाती है तो उस वक्त फिर इसी तरह की प्रोग्रामेबल हरकतें होती हैं जिस तरह की हमें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया हो या इवन डिजिटल मीडिया हो या इवन माजरत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस वक्त हम देख रहे होते हैं इन चीजों को तो हम महव होते हैं, यानी प्रोग्रामेबल हो जाते हैं। आप खुद बताइए कि क्या हमारे जो ड्रामे हैं जो कि जाहिर है अब डिजिटल मीडिया पे ही नजर आते हैं ना, हम अब ज्यादातर डिजिटल मीडिया पे ये सारी चीजें देखते हैं, हमारा टीवी हमारे फोन पे शिफ्ट हो चुका है। क्या वो घर बनाने की बात कर रहे हैं या घर बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो ठहराव की बात कर रहे हैं? क्या वो ये बात कर रहे हैं कि सब्र भी कोई चीज होती है, शुक्र भी कोई चीज होती है, एतबार भी कोई चीज होती है? या वो ये बता रहे हैं कि कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, फौरी हासिल कर लो? क्या हलाल और हराम की तमीज हम बता रहे हैं या हम हलाल और हराम को जायज करार दे रहे हैं जिस तरह हमारे माशरे के अंदर नजर आ रहा है? सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, शायद हम अगर ये कहें कि मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम, तो गलत नहीं होगा। लाइक अगर लड़की ये सोच रही है कि अच्छा ठीक है, मेरी ज़रूरियात ये शख्स पूरा नहीं कर रहा और मुझे एक बेहतर ऑप्शन मिल रही है, बजाय इसके कि जब पहले हम देखते थे कि अम्मा बस समझाते थे कि नहीं बेटा गुजारा कर लो, लेकिन अब की लड़कियां या अब के मर्द जो हैं वो ये नहीं सोचते। अगर उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है जो कि उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है, A1 है, अच्छा कमा रहा है, ये अच्छी कमा रही है, इसके अलावा जनाब इसका करियर बड़ा अच्छा हो जाएगा आगे जाके, तो वो उस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं। तो ये मटीरियलिस्टिक हो जाना ये भी मुझे लगता है एक फैक्टर है, और शायद हमारी एक ग्रूमिंग का जो लेवल है वो भी बदल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। मादा परस्ती जो है वो इतना अट्रैक्ट करती है। मैं किसी प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि आज का माबूद, आज का खुदा पैसा है, और क्योंकि वो लोग समझते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, और वो इस धोखे के अंदर आ गए कि मटेरियल से खुशी हासिल हो सकती है। जबकि हम जाहिर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्लिनिक्स पूरी दुनिया में रन करते हैं, 10,000 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद वो है जिनके पास सब कुछ है,
लेकिन नींद नहीं है। वो हर दुनिया की गोलियां खाते हैं और वो समझते हैं कि हम गोलियां खा के सही हो जाएंगे, लेकिन कोई गोली ऐसी नहीं है जो औलाद को फर्माबरदार और लाइफ पार्टनर को वफादार बना दे। और यही हमारी गलती है कि हम समझ रहे हैं कि जिस मादा परस्ती पे, जिस महंगी महंगी चीजों के ऊपर, जिस खुशनुमा धोखे चीजों के ऊपर, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, फैशन हो, मोबाइल्स हो, हमें लगता है कि हम इससे खुशी हासिल करेंगे, जबकि हम खुद तजर्बा करते हैं कि जिस चीज के लिए हम मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, वो चीज हासिल करने के बाद उदास क्यों होते हैं। चाहे वो मेरी बहनें कपड़े खरीद के हों, चाहे मोबाइल फोन खरीद के भाई हों, या गाड़ी खरीद के हों, फिर उदास क्यों बैठा है? क्योंकि उसकी यही गलत फहमी है कि वो ये समझता है कि चीजों में सुकून और इत्मीनान और खुशी है, जब सुकून इत्मीनान लोगों में होगा। इमरान साहब, एक तो जो पॉइंट्स मुझे समझ आ रहे हैं, एक तो नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हर एक को आजकल आज़ादी चाहिए, वो कोई भी पार्टनर हो। लेकिन आप ये बताइएगा ज़रूर, जो तमाम हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, कि इसका हल फिर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या आपकी गाइडेंस क्या हो सकती है एज ए साइकोलॉजिस्ट उन तमाम लोगों के लिए? देखिए, बड़ी गाइडेंस तो दरबार मदीने से ही आएगी भाई। सब्र और शुक्र, यही दो पैमाने हैं जिसके ऊपर जिंदगी गुजरती है, और हम उसमें भी धोखा खा रहे हैं। रब ताला कहता है जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और देता हूँ, और जो शुक्र अदा नहीं करता उसको परेशान रखता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले उसका शुक्र और उसकी कदर। यानी ये भी एक जुल्म है कि जो चीज हमारे पास मौजूद है हम उसकी कदर ना करें, इसीलिए फिर हम जो है वो बेचैन है। तो बड़ा शॉर्ट जो है वो हल है सब्र और शुक्र। ये दो के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर आपके सुकून ही सुकून है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक और मेन फैक्टर, बच्चे इससे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लाइक आपके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, और दो बच्चों के बाद बाप ने ये सोचा कि भाई मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं है, या औरत ने ये सोचा कि भाई ये शख्स मेरी अब ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो बस ठीक है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मुझे इससे अलग हो जाना है। लेकिन वो जो बच्चों पर एक इम्पैक्ट रह जाता है, वो थ्रू आउट लाइफ एक ब्रोकन फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। वो सोसाइटी में ये कहलाते हैं कि ये दोनों बच्चे या ये तीनों बच्चे या ये एक बच्ची या बच्चा एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो इसमें या तो माँ की या बाप की, हम देखते हैं कि वो उनका सेल्फिश होना उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर देता है। यही है ना बेटा, जब मैंने आगाज में बात कही थी ना, जब मैं और मैं, तो जब मैं सिर्फ मैं की सोचूंगा तो फिर बाकी बच्चे कौन होते हैं, और शौहर कौन होता है, और बाप कौन होता है, और माशरा क्या होता है। हमारे पास जितने मोस्टली केसेस आते हैं जिसके अंदर ये डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का, एग्रेशन का, नशे का, उसके अंदर एक मेजर रूट कॉज यही होता है कि उनके माँ बाप या तो अच्छे ताल्लुकात में नहीं रहे, या उनके माँ बाप ने किसी भी ऐसे लम्हे के ऊपर एक दूसरे को छोड़ा। उनके बच्चे जिंदगी भर एक मजरूह शख्सियत के साथ रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और शॉर्टली बताएगा चीज़ कि जब जो कपल आपके पास आता होगा, वो क्या मेन रीजंस लेकर आते हैं कि हम क्यों जो है वो अपने पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हैं? फाइनेंशियली इश्यूज, सास के इन्वॉल्वमेंट, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, क्या वो बताते हैं आपको? एक मेजर चीज़ है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं है, हम एक दूसरे को समझा नहीं पाते, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, यानी एक दूसरे को कह रहे होते हैं ये मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होते। ये मेजर इशू है जो दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की मौजूदगी में मौजूद होते हैं लेकिन हाजिर नहीं होते, एक दूसरे को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। वो तवज्जो तो बाकी दुनिया को देते हैं, वो एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मेन रीज़न फिर हम ये भी समझिए कि भाई आपका कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है, या लाइक आप कुछ शेयर भी करना चाहते हो तो आप कहते हैं कि सामने वाला सुनने के लिए तो तैयार नहीं, उससे बात करने का क्या फ़ायदा? ये हम खुद एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं अगर ये एज्यूम करूँ कि भाई मैं अपने मियाँ से क्या बात करूँ, वो ऑफिस से घर आते हैं, आके वो सो जाते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं, तो मुझे कोई बात नहीं करनी, ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये गैप आ जाता है। तो आई थिंक इसको भी हमें एक मेन रीज़न रखना चाहिए, और इस पर काम करना हर कपल के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये भरोसा टूट गया ना। यानी मुझे एक मियाँ बीवी को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रहा कि मैं उनसे बात भी करूंगा तो इसकी कोई कदर भी होगी या इसका कोई हल होगा। ये भरोसा बेटा पहले दिन तो शादी के निकाह के फौरन बाद तो नहीं टूटता ना। ये वो निकाह करने के आप कहते हैं शुरू में बहुत अच्छे थे फिर ऐसे हो गए, तो फिर यही फर्क तलाश करें कि क्या चीज शुरू में करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं, और वही आपको रीजन मिलेगा कि वो एक दूसरे के ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो बात करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें भी नहीं डालते, वो हाथ पकड़ने के बावजूद भी दुनिया में किसी और जगह के ऊपर उनका दिमाग या खुद मौजूद होते हैं।
हम एक दूसरे को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, हम इसलिए एक दूसरे की वो अहमियत को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तारीफ के 2 बोल बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ दफ़ा मियाँ और बीवी एक अपने घर के अंदर अजनबी होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं। अब मुझे बिल्कुल आपकी ये बात क्लिक कर रही है कि एक तो सब्र शुक्र करना बहुत ज़रूरी है, और सेकंडली जिस तरीके से आप बता रहे हैं एक दूसरे को टाइम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में ये ज़रूर बताइएगा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल इतने सबके बिजी शेड्यूल्स हो गए हैं, मतलब सोशल मीडिया को तो हम इसका एक जिम्मेदार एक हद तक ठहरा भी रहे हैं, लेकिन सेकेंडली हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल लोग भी अपने आप को एक रेस में लगाया हुआ है सबने। आप समझते हैं जो सब रेस में लगे हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, ऐसे वक्त में हम अपने आसपास के रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको वक्त नहीं देते, उन पर ध्यान नहीं देते? आपकी बात सही है, मैं सिर्फ एहतराम के साथ इख्तिलाफ करूंगा। हमारे पास बहुत वक्त है, तभी हम घंटों सोशल मीडिया और टेलीफोन और व्हाट्सएप पे बर्बाद कर रहे हैं। और हम जो है वो अगर मियाँ बीवी को खास तौर पर, और अगर आप जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे अगर आपको वाकई मोहब्बत है, 1 घंटा मोबाइल फोन ऑफ करने के बाद एक साथ वक्त गुजारे। आप देखें आपके पास कितना वक्त ही वक्त है। हम वो जो उस पर गुजार रहे हैं वो हम मोबाइल ऑफ कर रखते हैं ना, टाइम ऑफ कर रखते हैं, 1 घंटा मोबाइल भी बंद रहेगा। कोई क़यामत नहीं आएगी दुनिया में। आप इतने अहम नहीं है कि आपके मोबाइल फोन बंदने से दुनिया उधर की उधर हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जो रेशो हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है डाइवोर्स की, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन हम सोचना होगा, अपने आसपास देखें और सोचें समझें कि किस तरीके से अपने रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। और इंडिविजुअली हम सबका किरदार बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। 2 मेन चीज़ें, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पार्टनर जो दिया है उसके अंदर अगर 100 बुराइयां 99 बुराइयां हैं तो एक अच्छाई तो अल्लाह ताला ने रखी होगी ना, तो उस एक अच्छाई को याद कर लें और जो है उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं है उस पर सब्र करें। हमेशा हम ये कहते हैं ना फलाने के पास ही है, तो आप एटलीस्ट ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, क्योंकि जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है वैसी ज़िंदगी जीना। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम। वक्त बदल के हालात बदले हैं, पाकिस्तानी फिल्मों का मयार भी बदल गया और आखिरकार पाकिस्तानी फिल्मों का कारोबार जो है वो बहाल होना शुरू हो गया। आपने देखी अभी जो रिसेंट मूवी आई है? मैंने देखी नहीं है, अभी रश पड़ा चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ प्लान किया जाए, मौला जट देखी जाए। लोग फिल्म देखने के लिए अपने घरों से बाहर पंजाब जाके देखूंगी, बड़े मजे की इन्होंने इसमें पंजाबी डायलॉग्स मैंने सुना। ये पंजाब नहीं जाएंगे, ये पहले फिल्म देखेंगे। 1979 की मशहूर फिल्म मौला जट, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। एक नए अंदाज में इसको तैयार किया गया है, नाजरीन के सामने पेश किया गया है, अवाम बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इसका खैर मकदम किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर दा पार, पुत्र सी एक जट दा यारो, ना सी जिसदा मौला। मैं सब मौजूद हूँ एट्रियम सिनेमा कराची के अंदर और मौका है रिलीज़ का। शो चल रहा है लेजेंड ऑफ मौला जट का, एक शो ख़त्म होने वाला है, दूसरा शो स्टार्ट होने वाला है। हमने कहा क्यों ना हम लोगों से चलें और उनसे पूछें कि कितनी लेजेंडरी फिल्म का रीमेक है जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार्स ने काम किया, जिसमें फवाद खान है, जिसमें हमजा अली अब्बासी हैं, जिसमें माहिरा खान है। लोग क्यों ये फिल्म देखने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं वो मौला जट के बारे में क्या जानते हैं। जी मेरे साथ एक मैडम मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी आप फरमाइए कि आप मौला जट देखने आई हैं, क्यों, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? भाई मैंने जो पिछली दफ़ा जो लास्ट टाइम जो मौला जट थी उसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी, वो जो मैंने नहीं देखी थी, तो अब मैंने सोचा कि मुझे आके देना चाहिए। और वैसे भी हमें पाकिस्तानी फिल्मों की प्रमोशन करनी चाहिए। मैंने इस कहानी के बारे में तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं, मैं खुद पंजाबी हूँ और मतलब जैसे मैंने पहले ऐड देखा था तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही बोला था कि मुझे ये मूवी देखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यही बस लोगों से सुना, दोस्तों से, जब भी देखने आए हम लोग। फवाद खान है, वो मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट एक्टर हैं, तो दैट्स व्हाई। पाकिस्तानी कल्चर है तो हमें तो देखना चाहिए, अपनी नई नस्लों को दिखाना चाहिए। हमजा अली अब्बासी है, फवाद खान है, माहिरा खान है। कहानी भी होगी जाहिर सी बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट की वजह से देख लेना। ओल्डर वर्जन वी हैव सीन, आई फील कि अच्छा वर्जन होगा। पाकिस्तानी संजय लीला भंसाली आ गया पाकिस्तान के, तो उसी लेवल की फिल्म बनी है, तो वो देखने के लिए आए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे दोस्तों से जिन्होंने फिल्म देखी है और अभी अभी वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे हैं। फिल्म उन्हें कैसी लगी उनसे पूछते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब एंड लेवल था फिल्म मूवी का, आज तक हमने तो पाकिस्तानी मूवी इस तरह की नहीं देखी, बहुत एंड लेवल है मूवी, तो बस बहुत कमाल है। सबसे बुरी जो है वो माहिरा खान है कि उसके फेस एक्सप्रेशंस नहीं थे, उसकी कोई एक्टिंग नहीं थी। पुरानी भी फीलिंग आ रही थी पुरानी मूवीज़ की भी और नया भी, बस एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। माहिरा खान की जगह किसी और को रख लेते ना ज़्यादा बेहतर था।
पंजाबी जो एक्चुअल जो है ना क्या कहना चाहिए, लुक एंड फील वो नहीं आ रही थी। और हैट्स ऑफ टू बिलाल लश्करी, द फिल्म वाज सो गुड, इट वाज सो वेल डायरेक्टेड। मायरा वाज ओके, शी डजंट नो हाउ टू एक्ट, और पंजाबी भी उन्होंने टांगे पैरें तोड़ी उन्होंने, बट हमजा अली अब्बासी एंड उमैमा मालिक सुपर। इफ आई हैव टू रेट नंबर 1 तो आई थिंक हमजा, ही वाज सुपर। मौले नु मौला ना मारे ना ते मौला नहीं मारता। आपने देखा कि हमने लोगों से बात की कि मौला जट वो देखने के लिए क्यों आए, क्या ओरिजिनल मौला जट उन्होंने देखी हुई थी जिसकी कशिश उन्हें लेकर आई है, या कोई और वजह है। कुछ लोगों ने कहा कि वो पंजाबी ज़बान की वजह से देखने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है, बहुत खूबसूरत ज़बान है, और कुछ ने कहा कि वो कास्ट के लिए आए हैं। देखिए कि आगे फिल्म की कामयाबी का सिलसिला इस वक्त तो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, आगे ये फिल्म और ये कामयाबियाँ जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं। लेकिन जो भी हो, असल बात यह है और अच्छी बात यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, तरक्की करने का मौका मिल रहा है, और हमारी फिल्में देखने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही जनूबी पंजाब के जो दरियाई इलाकों में हमने देखा कि झोंपड़ियाँ बनाने का एक आगाज़ कर दिया गया है। ये झोंपड़ियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, कितनी मेहनत आती है, पहले आपको मोहसिन अली की रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्दियों की आमद गरीब अफराद सर्दी से बचाव का सामान इकट्ठा करने लगे। जनूबी पंजाब के दरियाई इलाकों में रहने वालों ने नई झुग्गियां बनानी शुरू कर दी। 60 साल शगुफ्ता बीबी भी खानदान के हमरा इन दिनों खास किस्म की झोंपड़ी बनाने में मसरूफ हैं। रोटी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, तो हम झुग्गी बच्चा के लिए बनाने लगे हैं। हमारे बच्चा के लिए गुजारा चल जावे, सर्दी ये बड़े जोर की बिस्तरा नहीं हमारे ऊपर। ये झोंपड़ी बनाने के लिए दरिया में लगी घास को इकट्ठा करके दिन में सुखाया जाता है और फिर इसे जोड़कर इसमें रिहाइश इख्तियार की जाती है। सर्दी का मौसम देखते ना कि जैसे सर्दी आ जाती है वैसे हम अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। पुराने जोन से होते हैं ना गर्मियों वाले, वो उठा के हम फेंक देते हैं। सारा दिन मेहनत मुशक्कत के बाद एक झोंपड़ी को तैयार करने में 5 से 6 दिन का वक्त दरकार होता है और इस घर की मियाद सिर्फ 6 माह तक होती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और आपको बताएं, फनकार चाहे फन और आर्ट के किसी भी शोबे से जुड़ा हो, उसका दिल मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे से लबरेज होता है। रावलपिंडी के एक आर्टिस्ट ने लकड़ी के तख्तों को कैनवस बनाकर उन पर खुलूस के रंगों से अमन और मोहब्बत की तस्वीर खींची है। और इस फनकार से मिलवाएंगे असलम खोकर अपनी रिपोर्ट में। रात के सन्नाटे को चीरती ये आवाज दर हकीकत मोहब्बत की सदा है। दुनिया भर की मजहबी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं के दीदा ज़ेब पोर्ट्रेट्स और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कौमी परचम कलीम शहरयार के दस्ते हुनर का कमाल है। वर्ल्ड के पहले 24 परचम जवाहरात से तख्लीक किए। इसके अंदर हमने डायमंड, एमरल्ड, रूबीज, पर्ल, लेपस इस तरह के जवाहरात इस्तेमाल किए और थोड़ा बहुत सोना, चांदी और ज़्यादातर तांबा इस्तेमाल हुआ। कलीम शहरयार लकड़ी के इन तख्तों पर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बनाता, बतौर फनकार 2 दहाइयों से अपनी आरज़ुएं भी तराश रहा है। इस आर्ट पर काम करते हुए मुझे लगभग 20 साल हो गए और इस आर्ट को तख्लीक करने का मकसद बुनियादी तौर पर दुनिया को पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत देना था। इसके पीछे जो बुनियादी ख्याल ये है कि दुनिया को, इस ग्लोब को नफरत से, हथियारों से पाक करना। कीमती जवाहरात से मज़य्यन ये एक फनपारा कई माह की मेहनत का नतीजा है। कलीम शहरयार अपने इस आर्ट को पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद है। तस्वीरों के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इनकी नुमाइश की जाएगी। जो परचम बनाए हैं उनके बारे में मेरी सोच यही है कि ये इन ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट दिया जाए। हर सच्चा फनकार अपने फन से अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करता है। कलीम शहरयार भी इस फन की बका के लिए फिक्रमंद और इसके फरोग के लिए पुरअज़म है। फन की कोई सरहद होती है ना फनकार का तख़य्युल हदूद क़यूद का पाबंद। कलीम शहरयार के बनाए ये पोर्ट्रेट्स और झंडे पाकिस्तानियों की अमन पसंद सोच की अक्कासी करते हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ असलम खोकर, समा, रावलपिंडी। अभी लेनी है एक ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। बड़े ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। फैशन और मेकअप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लाजिम हैं और सजने संवरने के लिए हमें खूबसूरत अगर जोड़ा होता है तो जाहिर सी बात है हमारा मन ये करता है कि हमारा मेकअप, हमारी हेयर स्टाइलिंग बड़ी अच्छी हो। स्पेशली आजकल का जो मेकअप है, जो ब्राइड्स का मेकअप होता है, वो चाहे निकाह की लुक है, बारात की, और अगर वलीमे की लुक है, बहुत ज़्यादा लाइट की तरफ हम लोग अब जाना शुरू हो गए हैं। हेयर स्टाइलिंग बड़ी हम नॉर्मल कैजुअल सी कराते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि जो दुल्हन है वो बड़ी डिसेंट सी लगे। सो इसी पर बात करने के लिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट इमरान असलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम महक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी प्यारी सी मॉडल भी हमारे साथ मौजूद है। हमने ये सोचा कि जी आज हम जो है एक निकाह की लुक आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा निकाह था ना तो मेरी ये डिमांड थी कि मुझे बहुत लाइट मेकअप चाहिए, बहुत कम मेकअप चाहिए क्योंकि दिन में निकाह था मेरा। तो वो जो दिन का निकाह होता है उसमें आपको ना तो ज़्यादा शिमरी मेकअप चाहिए होता है, ना ही ज़्यादा भरा हुआ चाहिए होता है कि बेस थोप थोप के आपके चेहरे पर लगाई जाए। ठीक है जी, तो हम जो है इमरान मुझे बताएं, आपने जो है मेकअप ये निकाह की लुक दी, तो ये आजकल जो ट्रेंड है लाइट मेकअप का, ये मुझे बताएं कि क्या है, ये क्या डिमांड है, किस तरह से आप कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, डिमांड्स किस तरह से आपके पास आती हैं? जी सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल रहूँगा कि समा का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया फॉर द मेकअप कि मैं अपना मेकअप और अपनी गट्स अपने शो करवा सकूँ विद माय मॉडल नीलम। बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत मेरी फेवरेट हैं बहुत, और बहुत अच्छा काम करती है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया ताकि ये पर अपना प्रॉपर मेकअप दिखा सकें। अच्छा। तो आप जो बात कर रही हैं फॉर द डूई मेकअप कहते हैं उसको, जो कि ग्लोई मेकअप होता है। हाँ। तो ग्लोई मेकअप आजकल हर किसी की डिमांड है, चाहे उसका स्किन टेक्सचर हो या ना हो। जबकि आपको पता है जिसका स्किन टेक्सचर अगर थोड़ा सा उसके पोर्स होंगे तो ऑफ कोर्स उस पर बहुत बुरा लगता है, बुरा लगेगा, डूई मेकअप बहुत बुरा लगता है। और डूई मेकअप तभी बुरा लगता है जब आप बहुत शाइन कर देते हो। तो हम जो आज मेकअप हमने किया है उनका डूई इफेक्ट में किया है क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, इवन हर जगह बहुत डिमांड है। इवन के काफ़ी सारे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और दूसरे फैशन शोज़ में भी देखते हैं, तो वो उनका स्किन टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है क्योंकि वो स्किन प्रेप और सारी जो उनकी नाइट रूटीन, डे रूटीन होती है वो उसके हिसाब से स्किन प्रेप करते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्मूथ स्किन होती है, स्मूथ स्किन होती है उनके लिए डू इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं आप कितना ग्लो कर रहा है बिकॉज़ इनकी स्किन बहुत स्मूथ थी। जब ये आई भी थी ना तो मैंने देखा था वैसे भी बहुत स्किन ग्लो भी नेचुरल है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे पिक्चर्स निकालते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा मेकअप कराना है। अब किसी की स्किन टोन और है, स्किन कलर कुछ और है, बहुत तो फिर आप उनको कैसे डील करते हैं, क्या बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनको बता देता हूँ कि आपके ऊपर मैट सूट करेगा, जिन पर डूई सूट करता है तो उन पर डूई कर देते हैं, जिन पर मैट, अदरवाइज फिर भी क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, आपको पता होगा। मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसे केसेस होते हैं जिनकी स्किन टेक्सचराइज होती है बट उनको डूई चाहिए होता है। मुझे बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ निकाह का जो फंक्शन है वो अमूमन दिन में रखा जाता है। अच्छा, तो दिन के लिहाज से ये जो मेकअप है ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या आपको मैट की तरफ जाना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे जो लड़कियां जिनकी अब शादी होने वाली है? वैसे अमूमन होता यही है, शुरू से अब तक यही होता है कि मैट लुक लेते हैं क्योंकि डे मेकअप है, ऑफ कोर्स सनलाइट आती है। बट आजकल जो डिमांड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कितना फेमस हो चुका है ये डूई ट्रेंड कि ग्लोई स्किन है, तो हर मॉडल, हर ब्राइड यही चाहती है कि उसके यही डूई इफेक्ट मेकअप हो, क्योंकि वो डूई इफेक्ट होना एक अलग डिफरेंट चीज़ है। और टेक्सचराइज स्किन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टेक्सचराइज स्किन पर डूई इफेक्ट बहुत बुरा लगता है। अच्छा इमरान, मुझे बताओ कि जैसे कि लाइक हम देखते हैं कि जी मिनिमल मेकअप है आपकी स्किन पे, ये आपने जो मेकअप किया ये वाकई कम मेकअप है? बिकॉज मुझे याद है सारा का जो आप मेकअप किया था, मैंने स्पेशली कॉल की इमरान को, मैंने कहा तुमने सारा को तैयार किया, ये क्या? उसने कहा यार उसका मेकअप हुआ ही नहीं ना, इतना कम उसने मेकअप बहुत मिनिमल। इवन सारा खान की तो हमने लैशेस भी नहीं लगाई थी, इतना माशाल्लाह उतनी प्यारी भी लग रही थी ना। सारा खान के लिए हम लोग 3 दिन के लिए गए थे आउट ऑफ सिटी और फिर 3 दिन उनका मेहंदी, मायो और निकाह का मेकअप जो था, हमने सारा मेकअप बहुत मिनिमल था। आपको पता है एक मिसहैप ये हुआ था कि हमने इतने टाइम लगा के लुक्स निकाली, वो सारा पर इम्प्लीमेंट की, सारा पर अप्लाई किया मेकअप, तो वो शी लुक डिफरेंट क्योंकि उसके फेस पे जा नहीं रहा था। यही गलतियां हैं जो हमारे जैसे सेलिब्रिटी हैं, जबकि सारा खान ने देखे गलती उनसे भी हुई है। उन्होंने जो मेकअप अपने आइज के हिसाब से निकालना था उन्होंने किसी और आइज के हिसाब से निकाला। तो हमने जब वो किया तो उन्होंने फिर फौरन जो ना अपना कॉर्नर्स मिटाया, फिर काजल लगाया, चारकोल किया। फिर मैंने कहा आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? फिर मैंने उनको पकड़ा ज़बरदस्ती क्योंकि जो कि फोटोग्राफर थे अब्दुल समजिया, वो वेट कर रहे थे। फिर उनकी जल्दी ब्लेंडिंग की, सारा कुछ किया। तो बहुत अब तो वेडिंग सीजन आ रहा है और अब तो ऐसी ऐसी डिमांड्स आएंगी, तो जरा बताएं क्या ट्रेंड्स अब आ रहे हैं, क्या आपकी कोशिश है कि किन ट्रेंड्स को लाया जाए मार्केट में? मेरे ख्याल से देखिए मिनिमल मेकअप भी उन पर सूट करता है जिनकी स्किन बहुत फेयर हो,
बहुत गोरी हो, जाहिर सी बात है अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन ब्राइड है तो हम ऑफ कोर्स उनको मिनिमल मेकअप नहीं दे सकते, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो अपने मेन इवेंट पे बहुत खूबसूरत लगे। हर बंदी ये चाहती है, इवन हमारी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, सबकी फैमिलीज यही चाहती हैं कि वो अच्छे लगें। तो ये भी एक क्लास होती है कि जो क्लास कम मेकअप चाहती है वो कम मेकअप अप्लाई करवाती हैं, जो हैवी मेकअप चाहते हैं। आई एम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, तो एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मुझे अंदाजा हो चुका है इस फील्ड में आके, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, लेकिन इमरान देखिए, हम जितने भी सेलिब्रिटीज की पिक्चर अभी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं ना, ये बड़ा उन्होंने मिनिमल मेकअप किया हुआ है। और इमरान के मेकअप की खासियत ही यही है कि इनका मेकअप हमेशा ही बहुत कम होता है, बहुत नेचुरल सी एक लुक आती है। अब ये देखिए, ये ब्राउन मॉडल है तो इसको मैंने ब्राउन लुक दिया, मैंने व्हाइटिश लुक नहीं दिया। नाज़िर जहां जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइट है तो इनको वैसे ही सेम फाउंडेशन में, ये अबीर है मेरी फ्रेंड, तो इनको मैंने इसी तरह का लुक दिया। यानी कि जिस तरह से आपकी स्किन है आप उसके मुताबिक मेकअप पर जाइए ना, कि आप बहुत ज्यादा वो चिट्टा होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि जी एक ट्रेंड था मरून लिपस्टिक का तो बस हमने मरून लगवानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, अब चूंकि ये निकाह की दुल्हन हमारे पास बैठी हुई है, निकाह की हमने लुक इन्हें दी है, कितना टाइम लगा ये सारा मेकअप करने के लिए? और अगर कोई खातून आ भी जाती है कि वो कहती है जी मेरे पोर्स ओपन हैं, मिनिमल मेकअप कराना है, तो उसके लिए क्या होता है? आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइक जो आप प्राइमर यूज कर रहे हैं, जो बेस यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से? अच्छा, उन पर फिर हम लोग पोर ब्लर्स जो होते हैं हम वो अप्लाई करते हैं, फिर उनको हम लोग अपनी स्किन प्रेप उनके स्किन के हिसाब से देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी स्किन डुई हमें करनी थी तो इनका डुई प्रेप रखा है, हमने इस तरह के प्रोडक्ट लगाए। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मगर इट्स वेरी वेरी गुड फॉर दिस ग्लोई स्किन। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता होगा, आप तो जानती होंगी, मैं खुद भी आप यूज करती होंगी, तो इस हिसाब से जो है ना फिर हमें तो ये इस्तेमाल करना पड़ता था, हम भी थोड़े से प्यारे आ जाए, लोग पसंद करें। इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लुक प्रोफेशनल मेकअप। अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक अच्छा हो तो उसके लिए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके पास। अच्छा इमरान, अभी ये नीलम का मेकअप मुकम्मल है या इसमें कुछ कमी है, कुछ आपको करना है अभी? देखिए, आपको पता है कि हमारा सेगमेंट जो है बहुत शॉर्टली होता है, तो हमने क्या किया था नीलम की, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेस बनाना भी सिखाएंगे और दूसरे लुक्स पे भी वर्क करेंगे। अभी आप क्या सिखा रहे हैं? अभी हम जस्ट अभी इनका आई मेकअप कर रहे हैं, लिप्स करेंगे एंड कॉन्टोर रिटच कर देंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको पता चल जाए कि मेकअप किस तरह से होता है। मैं चाहूंगी हम आई मेकअप से स्टार्ट करें। मैंने यहाँ से लगाए थे इनके नार्स एंड कंसील किया था टार्ट से, देन फिर मैंने लिक्विड ब्लश लगाया था नताशा डेनोना। पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ जिनको नहीं भी पता, जिनकी रेंज से आउट है, तो वो उसी सस्ते मैस मार्केट से भी अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं अगर वो सर्च करते हैं तो। हाँ, सही है, प्रोडक्ट अच्छे। तो लेट्स स्टार्ट आई मेकअप, हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंसील मैंने कर दिया है इनको ओवरऑल, और तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगेन वही बात ही बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई आपको अपनी स्किन का पता हो, आपको आपकी अपनी स्किन से जितनी दोस्ती होगी ना, आपको जितना अपनी स्किन का पता होगा, जाहिर सी बात है आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कि जी फलाने ने बड़ा अच्छा मेकअप किया था उस सेलिब्रिटी का, या उस सेलिब्रिटी को उसकी शादी पे बड़ा अच्छा तैयार किया था, हमें इसी से मेकअप करवाना है। जी जी। आप फर्स्ट टाइम उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन अगर आपकी दोस्त है और आप अपनी स्किन के अगर दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसे गाइड कर सकते हैं कि देखिए जी मेरी स्किन ऑयली है, या फिर मैंने अपनी स्किन पे जो है फलानी दफा एक प्रोडक्ट यूज की थी तो वो नहीं करनी, या आप जाहिर सी बात है डिस्कस करें। और मुझे याद है शाहजेब, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनकी शादी थी और उन्होंने जब मेकअप करवाया तो मेकअप आर्टिस्ट ने उनसे पूछा जी अच्छा बता दें कि आपकी स्किन पे कौन सी बेस सूट करेगी, या आप कौन सी करती आई हैं बेस यूज, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, जो आपका दिल करता है वो लगा दें। तो ये एक डिजास्टर है। स्किन से दोस्ती का आप जिक्र कर रही हैं, दोस्ती किस तरीके से की जाती है? लगता है ना कि हमने बहुत प्यार मोहब्बत से स्किन को ट्रीट करना है। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं भाई मेरी तो दोस्ती मेरी स्किन से ये कि मेरी स्किन केयर रूटीन जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे मेकअप करना पड़ता है। आप एक अच्छा क्लिंजर यूज करें। मेरी स्किन ऑयली है, मैं अपनी मेकअप की प्रोडक्ट में या अपनी डेली रूटीन की प्रोडक्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखती हूँ जो कि बहुत ज्यादा ऑयली हो, या फिर मुझे ये पता हो कि जी ये बटर प्रोडक्ट है, लाइक ये मक्खन से बनी हुई या क्रीम जो इस्तेमाल करूँगी इसमें दूध की क्वांटिटी ज्यादा है। और स्पेशली वो लड़कियां जो कि हमें देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली, प्लीज ऐसी कोई नाइट क्रीम यूज नहीं करें जिसमें मरकरी बहुत ज्यादा हो, ये बहुत हार्मफुल होती है आपकी स्किन के लिए। हफ्ते में गोरा तो आपको कर देती है, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन का जो हाल होता है, समझना भी जरूरी नहीं कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा ये देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप जाते हैं और आप कहते हैं जी कि मुझे मिनिमल मेकअप कराना है, ये ग्लोइंग लुक देनी है, तो कुछ अरसे के बाद मेकअप स्किन के अंदर बैठ जाता है और ऑयल निकलना मजीद शुरू होता है, और फिर लश्कारे मारता है आपका चेहरा। जो डेली रूटीन में हम देखते हैं कि मेकअप कर रहे हैं
और उनके लिए आपकी क्या टिप्स हैं खास तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी स्किन डैमेज हो रही होती है जो रूटीन में मेकअप करते हैं। तो ब्राइडल तो ज़ाहिर है उन्होंने जिंदगी में एक दफ़ा करना है, लेकिन ये है कि जो रूटीन में मेकअप करते जा रही खवातीन खास तौर पर, उनके लिए कोई खास टिप्स हैं उनकी स्किन केयर के लिए? स्किन प्रेप को कंटिन्यू रखेंगे तो उनको डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होगा स्किन को। अगर जैसे डे स्किन प्रेप अलग होता है, नाइट स्किन प्रेप अलग होता है, सही है। इवन ओवरनाइट मास्क भी आते हैं जो अप्लाई करो और सो जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो इनका आई मेकअप किया है ये बहुत लिटिल बिट किया, हमने क्रीमी शेड अप्लाई करें बिकॉज समर विंटर है, तो आपको पता है सर्दियों में ज़्यादातर लड़कियां डुई इफेक्ट मांगती हैं और डुई इफेक्ट के साथ साथ वो शिमरी मांगती है, तो मैंने इनके आई शेडो भी जो है लिक्विड लगाया है। ठीक है जी। और इमरान के मेकअप के अगेन मैं बताऊंगी खास बात ये कि भाई ये बड़ा ही ज़बरदस्त लाइट मिनिमल मेकअप अगर आपको कराना है, इंस्टाग्राम पे आप इमरान को फॉलो कर सकते हैं, इमरान असलम MUA के नाम से इनका पेज है, मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। मैंने कहा बता दूं। अच्छा जी, 1 मिनट है हमारे पास और मैं चाह रही हूँ कि उसमें अगर हम लिप्स का भी थोड़ा कवर कर लें, क्योंकि जाहिर है हमारे पास ज़रा वक्त की कमी होती है। और नीलम ने बड़ा प्यारा तस्नीम का जोड़ा भी पहना हुआ है। तस्नीम हमारी बड़ी अच्छी फेवरेट डिज़ाइनर है और तैयबा की ज्वेलरी है, और तैयबा की ज्वेलरी है नीलम ने जो वेयर की हुई है। सो ये हर चीज़ को बड़ा आपको सामने रखना पड़ता है, हर चीज़ मैटर करती है। आपको पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो आते हैं वो सिर्फ अपनी ज्वेलरी उठा के ले आते हैं, कोई भी ज्वेलरी हो, जबकि उन पे सूट भी नहीं कर रही होती, और बोलते हैं कि ये स्टाइल कर दें। तो ऐसा नहीं है, आपकी ज्वेलरी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर हेयर, आप हेयर स्टाइल जो आप ले रहे हो फिर उसके हिसाब से आपकी ज्वेलरी थोड़ी कॉम्बिनेशन है ना, ड्रेस का, ज्वेलरी का, कॉम्बिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। मगर लड़कियां इतना हैवी ज्वेलरी ले लेती हैं और कहती हैं मैसी हेयर स्टाइल कर दे, तो हाउ दिस पॉसिबल? क्योंकि आप मैसी भी चाह रहे हो, फिर झूमर भी टिकाना चाह रहे हो। अब देखिए मैंने इनके झूमर सेट किया तो उसकी बेस बनाई है अंदर, तो ये हम लोग एग्जैक्टली टीजिंग करने के बाद फिर होता है ये कि आपका इजीली ज्वेलरी सेट हो जाती है। ओके, अभी आई लैशेस लग रही हैं हमारी, आई लैशेस लग रही हैं, बस बहुत मिनिमल मेकअप है हमारा और दैट्स इट। थोड़ी सी खुली लेयर्स। और लैशेस लगाने का तरीका क्या होता है कि लड़कियां ज़्यादातर स्ट्रेट लगा देते हैं। हमारे काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, जबकि बड़ी बड़ी जगहों से कोर्सेज करके आए हैं, तो वो डायरेक्टली स्ट्रेट लैश लगाते हैं और मतलब बहुत हर चीज़ की टेक्निक होती है। ये जो इस वक्त हम लोग मेकअप आपको दिखा रहे हैं, वो खवातीन जो ये मिस कर चुकी है हमारा सेगमेंट, या वो लड़कियां जो कि दुल्हन बनने चाह रही हैं, वो चाहती हैं भाई ये दोबारा से देखें इमरान क्या कह रहा है, उसको ज़हन नशीन कर लें, तो यूट्यूब पर जाके आप ना हमारा ये सेगमेंट देख सकते हैं प्रॉपर। और जाहिर सी बात है कि शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी लड़की के लिए, टिप्स याद कर सकते हैं ताकि याद करनी है और कम्युनिकेट करें भाई अपने मेकअप आर्टिस्ट से। आपने पैसे देने हैं उन्हें, आप अपनी मर्जी से अगर मेकअप करा रहे हैं तो आप उन्हें बताएं, आप उनकी भी जो है बताएं ना, आप ये पूछें कि मेरी स्किन के लिए क्या बेहतर करेगा, मेकअप मुझ पे कैसा सूट करेगा, हेयर स्टाइल। आपको पता है मेरी बुकिंग बिफोर 6 मंथ 1 ईयर हो जाती है, बिकॉज हम कंसल्ट करते रहते हैं। मेरी अभी जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी की बुकिंग्स है उनकी कंसल्टेशन हो चुकी है। इवन उनका ऐसा है कि लेंस क्या वेयर करने, नेल्स क्या लगाने हैं, हमें आई शेडोज कौन से होंगे, इवन हम तो मूड बोर्ड भी बना के देते हैं। ये देखें, ये वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जिस दिन मेरी बारात थी ना उसी दिन इमरान की बारात हुई। इमरान ने मेरा मेकअप करने लाहौर आना था और लास्ट टाइम पे इमरान ने मुझे कहा नहीं मैं उस दिन मेरी भी बारात थी, मेरा खुद का निकाह था तो वो बहुत हेडेक हो गया था, बहुत मसला हो गया था, लेकिन खैर मैं अपनी बारात में फिर भी बहुत प्यारी लगी थी। बहुत अच्छा लगा था आपका मेकअप। खैर माशाल्लाह से अभी भी आप जो हमारी निकाह की ब्राइड तैयार करें नीलम, बड़ा ज़बरदस्त। ये हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि भाई जो गलतियां आप लोग मेकअप करवाते हुए या वो मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करते हुए गलतियां कर देते हैं ना, दिन की दुल्हन तैयार करने में या थोड़ी सी क्लासी लुक देने में या थोड़ा सा लाइट मेकअप पे ग्लैमर लाने में। अच्छा, लाइट मेकअप का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि सभी कुछ लाइट हो। देखें अब मैंने इनके हैवी लैशेस कर दिए हैं ताकि मेरी ब्राइट तो लगे एटलीस्ट, वरना नॉर्मल रूटीन में भी यही मेकअप लेती होंगी ये सॉफ्ट। सही है। अच्छा, वैसे टाइम की शॉर्टेज है, मैं तो चाह रहा था कि हम इमरान से जो है ना ग्रूम के बारे में भी जाने थे। मेकअप आजकल हो रहा है, उनकी स्टाइलिंग भी हो रही है, कैसी को भी बुलाएंगे। हम अपने क्वालिटी होनी चाहिए ना, इंसाफी नहीं करें। ये हम अपने आने वाले दिनों में एक ऐसा सेगमेंट करेंगे जिसमें एक दूल्हा भी मॉडल दूल्हा हमारे पास हो। आपको पता है इवन लड़कों के भी स्किन प्रेप्स होते हैं, लड़कों के भी प्रॉपर मेकअप होते हैं, मगर यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम ट्रेंड है कि वो लड़की जो है अपना बेचारे सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, डरे से साबुन से मुंह धो के आ जाते हैं। तुमने क्या किया था अपनी बारात में? साबुन से मुंह धोया था, वाकई तैयार नहीं हुए थे, फेस वॉश इस्तेमाल कर लिया था। नहीं मतलब तुम सैलून वेलून नहीं गए थे? नहीं,
नहीं भाई, मेरे तो मियां सैलून गए थे, मैंने कहा था टिप टॉप तैयार हो के आना, तस्वीरें अच्छी आएंगी, जाहिर सी बात है। फिर अच्छी आई। हाँ, तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी, तस्वीरें ही अच्छी आई। अच्छा जी, अब ये हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमने लिपस्टिक वाला अभी हमने। अच्छा मुझे बताएं कि अमूमन ऐसा होता है इमरान कि आपका आई शेड लाइट है तो आप लिपस्टिक डार्क की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये वाला मेकअप एक अलग है, एक अलग लुक है इस मेकअप की, तो इसमें हम लिपस्टिक भी लाइट ही चूज करेंगे। डिपेंड ऑन योर मूड बोर्ड कि आपकी लुक्स क्या है, आप क्या लुक्स चाह रहे हैं। देखिए मैं टिंट भी लगा सकता हूँ, जैसे काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम टिंट भी लगा रहे होते हैं निकाह की ब्राइड पे, और ऐसे भी रख सकते हैं, नेचुरल लिप्स लगा लेते हैं। कुछ रेड लिप्स मांगती हैं तो हम इनकी टी पिंक लगाएंगे ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि हम इस कलर ड्रेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है निकाह के ड्रेसेस जो होते हैं ज़्यादातर गोल्ड होते हैं, वाइट होते हैं, या फिर पीच होते हैं, बहुत पेस्टल कलर्स होते हैं, चाहे कोई भी हो। सही है, पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं निकाह तो ये आईलैशेस लगे, आईलैशेस भी भाई किसी किसी को लगाने आते हैं। ये आईलैशेस लगवाने के बाद ऊपर लाइट सा जो है वो लाइनर, ताकि आपकी जो अपनी लैश है एटलीस्ट वो और जो आपने आर्टिफिशियल लैश लगाई है वो मर्ज हो जाए, वो इतना आर्टिफिशियल ना लगे और वो बड़ी एक नेचुरल से लुक है, उसके लिए आपको ये लाइनर लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अगेन वही बात है कि जब आप मेकअप करवा रहे हैं या जब आपका मेकअप हो रहा है तो आप जितना कम्युनिकेट अपने मेकअप आर्टिस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि जी बस हमने जो कह दिया ना बस ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। जो क्लाइंट कहेगा वो आपने समझाना है, नहीं समझते तो डेफिनेटली आपको करना है। अब हम लिपस्टिक की तरफ जा रहे हैं जी, कि हमने क्या लिपस्टिक लगा रहे हैं जी। अच्छा ऐसा होता है कि कभी आप मैट लगा के इमरान ऊपर आप ग्लॉस थोड़ा सा वो कर लें ताकि आपके जो लिप्स है उसकी भी शाइन जो है वो एक नेचुरल सी लुक दे। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि दिन में ये वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अजीब ही हो जाता है कि आपके गाल भी लश्का रहे हैं, आपके होंठ भी लश्का रहे हैं। अच्छा जी, ये फाइनल टच है हमारा, लिपस्टिक हम लगा करेंगे। अच्छा, और टिंट करके, और टिंट ज़रूरी नहीं कि आप टिंट से ही करें, आप किसी भी उससे कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी ऐसा ब्लेंडर ब्रश लेके उसको लाइक इधर ब्लेंड किया ताकि बहुत सटल सी लुक आए और बहुत नेचुरल सी लुक आए, बहुत हैवी ना लगे जी। ओके, एंड कोई भी ट्रांसपेरेंट या फिर मेरे पास तो खैर टिंट वही टिंटेड ही है, तो मैं ये लगाऊंगा ताकि इनकी लिप्स एक प्रॉपर शेप में आ जाए। जी शेप में आ जाए। टचिंग करनी है, थोड़ा सा स्माइल। क्या बात है भाई। फिर ट्रांसपेरेंट ग्लो लगाएंगे ताकि इनका टेंटेड टेक्सचर भी रहे। और क्योंकि महक अब लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि डे है तो हमने डे मेकअप में बिल्कुल मैट करना है। लड़कियां सिर्फ अपने लुक्स देखती हैं क्योंकि उन्होंने सारा साल सारी जिंदगी अपना एल्बम देखना होता है, डे और नाइट चला जाता है कहीं भी। क्या 2 दिन बाद अच्छा, ब्लश भी हम अपने देखते हैं, घर में बड़ी-बड़ी तस्वीरें भी लगती हैं। ब्लश भी हम क्रीमी कर रहे हैं। ठीक है, क्रीमी ब्लश लगा रहे हैं, थोड़ा सा इनकी कर दिया था, थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, एंड हाइलाइटर जो है आप जब ड्यूई स्किन रखते हैं तो हाइलाइटर ट्रांसपेरेंट लगा सकते हो आप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी हाइलाइटर मिलते हैं ठीक है मार्केट में। ओके, और ये देखें ज़बरदस्त। और हल्का सा खैर हम हाइलाइटर लगाएंगे इनको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। और कितनी ज़बरदस्त शाज़ेब लुक आई है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। कॉन्टूर तो भाई वो लड़कियां वो लड़के जो कि अक्सर लड़के भी चाहते हैं ना उनकी बेगम ऐसी लगे, बहुत है ना, नहीं होता है लड़कों को कि भाई हमारी बेगम है निकाह वाले दिन ऐसे लगे। आपको था कि भाई आपकी बेगम कोई ऐसा ही होता है? हाँ चले, मुझे लग रहा था शायद मेरे मियाँ कोई था कि मेरी बेगम ऐसे हो गए थे। ज़्यादा रेड लिपस्टिक मत लगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ब्राइड मुतमईन नहीं होती, जो उनका मेकअप होता है ना वो एंड पे शिकायत जरूर करती है हमारा मेकअप ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ जी। अच्छा जी, लास्ट में है जी दुपट्टा, जो दुपट्टा है उसका सेटिंग। ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि जो दुपट्टा आपने सेट करना है, उसमें भी अब ये भी पता है आपकी बॉडी शेप पे होता है कि आपको बॉडी शेप क्या करना है, हाइड करना है। कुछ लड़कियां होती हैं बहुत फील करती हैं वेरी अनकंफर्टेबल, तो वो इसको हाइड कर देती हैं कि हमारे दुपट्टा आगे ले आए। कुछ लड़कियां होती हैं ठीक है हम अपना खुद कैरी कर लेंगे, कुछ लड़कियां पिन अप भी नहीं करवाती हैं, तो हम इस तरह से कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पिन अप आप करवा लें क्योंकि जाहिर सी बात है आपका शूट होता है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो संभाल नहीं पाते, दुपट्टा हैवी होता है अक्सर औकात लड़कियों का निकाह पे या बारात पे। अच्छा जी, तो ये हमारी लुक फाइनल हो गई जी। ओके, इसमें आपने अपने हल्की सी कोई एक भी पिन अप करा, क्योंकि बहुत टिश्यू का दुपट्टा है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको बहुत आप ब्राइड का जो सर है वो हथौड़ा बना दें। ठीक है जी। अब ये हमारी निकाह की ब्राइड जो है
बेहतरीन तैयार हो गई हैं। मैं चाहूंगी जरा अगर नीलम आप उतर के थोड़ा सा आगे आ जाएं और अपना एक प्रॉपर लुक दिखाएं जिसमें हम दिखा भी सकेंगे भाई जोड़ा ज्वेलरी एक प्रॉपर। हमने इनका चोटी लुक किया है ताकि वो बहुत सटल लुक लगे, थोड़ा सा और आगे आ जाए और प्यारा लगे। और मैं चाहूंगी कि जरा थोड़ा सा जूम करके हम दिखा दें क्योंकि जाहिर है कि सारा खान ने खुद ने भी यही किया था स्टाइल लाइक दुपट्टे का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दुपट्टा। हाँ ये अच्छा निकाह वाले दिन होता ही ऐसा दुपट्टा है, मुझे लगता है हर लड़की के दुपट्टा लेने का स्टाइल निकाह पे ना ऐसा ही होता है। ये कितनी प्यारी लुक है एक निकाह की ब्राइड की कि ना मेकअप ज्यादा है ना कम है, एक नेचुरल ग्लो है। और आप इनके आईज पे फोकस करेंगे ना तो आपको इनकी प्रॉपर डिटेल्स पता चलेगी कि कितना डुई आ रहा है और किस तरह से हमने शिमर जस्ट एक शिमर लगाया है, वन शेड हमने मेकअप किया, हल्का सा गॉर्नर किया एंड दैट्स इट, और नेचुरल लिप्स दिए, नो नीड टू ओवर टू मच। निकाह है इवन अब तो ब्राइड भी यही लेती हैं, बट रेड लिप्स कर दो, गोल्ड शेड लगा दो, ब्राइड हो गया, जबरदस्त, नो नीड टू ओवर फाउंडेशन। तो भाई ये एक निकाह की लुक जो है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से। आ जाए नीलम, अब आप इधर आ जाएं। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा इमरान ने जो है वो आपको बड़ा एक कम वक्त में हमने इसलिए दिखाया क्योंकि जाहिर है यहाँ पर वक्त की कमी होती है, लेकिन आप हमारे जो है यूट्यूब पे जाके आप जो है ये प्रॉपर देख सकते हैं कि मेकअप का क्या था या क्या क्या गाइडलाइंस देखना। इवन प्रोडक्ट डिटेल्स जो है वो मेरे डीएम्स पे आप करें तो मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी कि आपकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है। तो जनाब आज के प्रोग्राम से जो है इतना ही, अब आपसे हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।